चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट कर लिया था, खुड्डास चतुष्पादम अध्याय। आज हम बात करेंगे महाचतुष्पादम अध्याय की। नाम ही है महाचतुष्पाद, यानी नाम इसके चतुष्पाद है, लेकिन असलियत में हमने चिकित्सा के जो 4 चतुष्पाद थे वो हमने इससे पहले वाले अध्याय खुड्डास चतुष्पादम अध्याय में पढ़ लिए। तो मैंने आपको इस चैप्टर में काफी सारी आपको बातें बताई थी। तो कोई मुझे वैद्य के 4 गुण बता सकता है? वैद्य के 4 गुण। एनीबडी एल्स? योर माइक इज ऑन। एनीबडी एल्स? वैद्य के 4 गुण। बताइए, किसी को वैद्य का श्लोक याद है? मैंने वैद्य के गुण आपको बताए थे, बताइए जल्दी। किसी को नहीं याद? गायत्री, वैद्य के गुण। माइक ऑन है आप लोगों का, चेक कर लीजिए आप लोग। वैद्य के गुण पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, बताइए जल्दी। आवाज आ रही है? इतना तो बता दीजिए, आवाज आ रही है मेरी? मुझे ये तो बता दो, आवाज आ रही है? नहीं पूछ रहा मैं किसी से, शायद कुछ दिक्कत है। चैट सेक्शन लिख के बता दीजिए अगर आवाज नहीं आ रही तो, बताइए जल्दी। अरे सर, आ रही है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? चलो अनुराग तुम ही बताओ मुझे वैद्य के गुण, बताओ फटाफट वैद्य के गुण। मैंने आपको बताया नहीं था? शुरुते पर तत्व बहुत दृष्ट कर्म था, दाक्षम सुचमिति। यानी क्या कहते हैं, जो शास्त्रों को अनेक बार पढ़ चुका हो, बहुत बार देख चुका हो, जो चालाक हो मतलब समझदार हो, और मन से और शरीर से पवित्र हो। बस सिंपल सा बात है, आपको ये नहीं पता? चलिए मुझे औषधि के कौन बताएगा? औषधि के बताओ, जो हिंदी में बताओ। हिंदी अगर श्लोक नहीं है तो हिंदी में बताओ कम से कम। मैंने आपको ये भी बताया था, बहुता तत्र अनेक कल्पना योगत्वम संपिच्यति। इस तरीके से मैंने कुछ लोग बताया था। मैंने बहुगुणम बहुकल्पम संपन्नम योग्यम औषधम, भागवत का भी आपको बताया था। अब तक आपको याद करके आना चाहिए था। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं, एक दूसरे से पढ़ नहीं रहे शायद। तो ऐसा मत करो यार, पढ़ो। देखो अब तक आप लोगों ने अच्छा पढ़ा, अब भी पढ़ो। याद करने का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। आज चैप्टर 10 में आपको पढ़ा दूंगा पूरा जहाँ तक है। हो सकता है थोड़ा रह जाए, नहीं तो कोशिश करूंगा लंबी क्लास लेकर आज खत्म हो जाएगा चैप्टर 10। चैप्टर 10 खत्म हो जाएगा, चैप्टर 11 याद करने की चीज है, चैप्टर 10 याद करने की चीज है। सारी चीजें याद करने की है। अगर ऐसे छोड़ जाओगे या याद नहीं करोगे, कल की वजह छोड़ कैसे काम चलेगा ये बताओ? ठीक है। इतनी चरक भूल जाते हैं लोग, प्रोफेसर भी आज तक भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ। डेली कम से कम मैं भी 1.5 से 2 घंटे चरक पढ़ता हूँ, कभी कभी 5-5 घंटे चरक पढ़ता रहता हूँ पूरे दिन। आपको भी मतलब ड्यूटी होनी चाहिए, कम से कम चरक को दो। चरक को समय दो यार, चरक समय मांग रही है। चरक कठिन नहीं है, लेकिन चरक समय मांगती है। जितना आपने समय इस पर लगा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन नहीं थी, बस समय मांगती थी। अगर आपने एक बार रिएक्शन याद कर ली, बेसिक बेसिक रिएक्शन, गटरमेंस कौन सी है, या फिर क्या कहते हैं मिथाइल बेंजीन कैसे बन रही है, या फिर सीओएच का क्या फंक्शन है, अगर आपने बेसिक बेसिक बात एक बार ऑर्गेनिक में याद कर ली तो सारी बात आसान हो जाएगी। उसी तरीके से चरक के साथ है। चरक सूत्र पर ध्यान दो। चरक सूत्र स्थान हुआ, निदान स्थान हुआ, ठीक है, ये दोनों स्थान पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सूत्र को आप कह लीजिए क्या कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सूत्र पे आप अभी विशेष ध्यान रखिए। अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चल रहे हैं, सारी बातें चल रही हैं। इतने आराम आराम से लिख लिख कर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब ये हाल है। अभी मैं और कोचिंग की तरह अगर आपको सीधे पीडीएफ से पढ़ाना चालू कर दूं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिश इसलिए करता हूँ जो चीज लिखने की नहीं होती उसको इसलिए लिखता हूँ कि लिख करके समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन आप लोग थोड़ा याद करने का प्रयास करेंगे थोड़ा, ठीक है। कम से कम जो मैंने लिखा है वो उसको पढ़ लिया करिए आप। वो चीज अपलोड क्या कहते हैं, मैं वही पीडीएफ अपलोड करवा रहा हूँ जिसको मैं ओवर राइट करता हूँ। तो आप उस पीडीएफ को पढ़ लिया करिए, जिससे आपको ये लगेगा कि चलिए किताब कठिन लग रही है तो ये सर लिख रहे हैं, कम से कम मेरा लिखा वो पढ़ लीजिए। अभी मैंने आपसे वैद्य के गुण पूछे, वैद्य के गुण मैंने खुद लिख रखे थे। अगर आपने लिखे हुए पढ़ लिए होते तो वो भी आप बता देते मुझे, लेकिन अफसोस आप नहीं पढ़े शायद, या फिर आप बोल नहीं रहे। कुछ बच्चों को पता होगा, ऐसी बात नहीं है, कहते हैं आप में शायद किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि कॉन्फिडेंस की वजह से, लो कॉन्फिडेंस की वजह से। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं था। मैंने जब आपको पढ़ाया था तब भी आपको काफी सारी पता थी। चलिए मैं आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले। तो आप मुझे ये बताइए कि चिकित्सा के चतुष्पाद का श्लोक किसके याद है? चिकित्सा के चतुष्पाद का श्लोक बताइए, जल्दी सुनाइए मुझे। ये तो सुना दो कम से कम। आवाज आ रही है मेरी? श्रद्धा, आप बताइए। श्रद्धा,
जी सर, याद तो है पर वो बहुत रुक रुक के, मतलब एक लाइन में याद नहीं है, वो बहुत टाइम ले लेके बोल पाएंगे। तो बोल दो टाइम लेकर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है। अगर आप यहाँ पे टाइम भी लोगे तो टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। सर, भिषग भिषग द्रध्यान उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम हम्म, गुणवत् कारणम बिल्कुल। ज्ञेयम गुणवत् कारणम ज्ञेयम विकार युक्त उपशांति। विकार विकार व्युप शांति। शांति। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए अगर आप ऐसे प्रयास कर सकते हो और ये सोचकर नहीं बोल रहे कि लेट होगा, सर बोले क्या बोलेंगे या बच्चे क्या बोलेंगे, मतलब नहीं करता क्या क्या बोलेंगे, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आप सबको राइट है बोलने का। देखिए बहुत अच्छा श्लोक बोला। कभी कभी क्या होता है कि श्लोक को फ्लो बनाने के लिए, जैसे इसमें बोला गया है, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं संधि संधि की वजह से। जैसे उस दिन भी बात आई थी विषक की, या फिर द्रव्य के लिए द्रव्य बोल दिया। तो आप लोग अगर बोलना चाहें फ्लो तो बोल सकते हैं विषक द्रव्य उपस्थिता रोगी पाच चतुष्टयम। यानी अगर आपको हिंदी याद है ना, श्लोक तो कुछ नहीं, जो क्या कहते हैं हिंदी है उसी को जोड़ दो, और आयु, अमा, अनहा, इस तरीके के शब्द लगा दो, श्लोक बन जाता है। कभी कभी पेपर में फंस जाओ, श्लोक अगर आप भूल रहे हो अच्छा खासा, और आपको लग रहा है कि थोड़ी श्लोक के पीछे, थोड़ी सी एक शब्द के पीछे मैं श्लोक क्यों छोड़ कर आऊं, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी श्लोक के लिए क्या कहते हैं, ये नहीं कि अटक रहे हैं, जितना बोलने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा निकल करके आएगा। ठीक है, फिर आज अपन बात करेंगे चैप्टर 10 की, खुड्डा चतुष्पादम अध्याय। मैं स्क्रीन लगाता हूँ, बात करते हैं खुड्डाक चतुष्पादम अध्याय की। एक बेसिक इंट्रो मैं आपको खुड्डाक का देता हूँ सबसे पहले। देखिए खुड्डाक चतुष्पादम अध्याय, इतना तो मैंने आपको खुड्डाक का मतलब बता दिया, संक्षिप्त में कह देना या शॉर्ट वर्ड्स में कह देना, या फिर इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, जो ये कहाँ से निकल के आया है, बौद्ध दर्शन से निकल के आया है ये शब्द। एक क्या कहते हैं, इसके अलावा खुड्डाक के अलावा एक शब्द और था जो बौद्ध दर्शन से निकल के आया था, दूसरे शब्द का नाम क्या था बताइए। एक नाम और था जो खुड्डाक के अलावा बौद्ध दर्शन से निकल के आया था, बताइए कौन सा शब्द था जैनताक। वो। जैनताक। जैनता। जैनता, बहुत अच्छा। तो प्रियम को याद है, बाकी सब बच्चों को याद है, गायत्री, रोशनी, आशीष, अनुराग, सबको याद है कि सिर्फ एक दो बच्चे याद कर रहे हैं, लेकिन सब याद करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, जो आपका सदव्रत है, सदव्रत का वर्णन किधर आया था, सदव्रत का वर्णन किस अध्याय में आया था, सदव्रत का वर्णन बताइए, जल्दी बताइए सदव्रत का वर्णन। क्या कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल चैप्टर तुक्का तो 8। मार। चैप्टर 1 बस, इतना फिर लेट क्यों कर रहे हो आप लोग, क्या कहते हैं इतना सोच कर बोलते हो। मैं इतनी मैं आपको डेली पूछता रहता हूँ, ये बात मैंने आपसे परसों भी पूछी थी कि व्यायाम किसमें है, सतव्रत किसमें है, स्वस्थ व्रत किसमें है, फिर भी आप इतना लेट करो, कैसे काम देते, ये तो कॉन्फिडेंस में बोलो आप। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन लगाता हूँ, बात शुरू करते हैं। आइए महाचतुष्पाद अध्याय का आज शुभारंभ करते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया है, जो इस चैप्टर में बेसिक बातें हैं, अभी बेसिक बातें अपन बाद में करेंगे, इसका मेन टॉपिक क्या है। अगर मेन टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर व्याधि का वर्गीकरण दिया गया है। व्याधि का वर्गीकरण।
यानी कह सकते हो आप क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। एक बार मुझे बता देंगे, आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। ठीक, क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। देखिए इस चैप्टर में बेसिक्स बात करें तो बेसिक्स में सबसे पहले ये आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग चिकित्सा, यानी चिकित्सा करने का क्या महत्व है, क्यों चिकित्सा करते हैं। आचार्य की जब बहस होगी, एक आचार्य कहेंगे कि ये देखा जाता है कि कभी हम चिकित्सा करते हैं तब भी व्यक्ति मर जाता है, और कभी कभी हम चिकित्सा नहीं करते तब भी व्यक्ति खड़ा उठ जाता है। फिर वो समझाएंगे कि जिस तरीके से गड्ढा होता है, गड्ढा में अगर कोई व्यक्ति गिर जाए या कीचड़ में कोई व्यक्ति गिर जाए, वैसे वो अपने खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको सपोर्ट देने, अपने हाथ से पकड़ के उठा दें तो वो जल्दी उठ खड़ा होता है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी को व्याधि हो गई, कोई डिसीज हो गई है, उसका चिकित्सा ना करें तो वो थोड़ा लेट ठीक होगा, लेकिन अगर उसका चिकित्सा करते तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो आपको रोग में से जल्दी उठ खड़ा होने में सहायता करेगा। फिर ठीक है, इसके अलावा और प्रश्न आएंगे। प्रश्न जैसे कि आचार्य बोलेंगे कि अगर ऐसा होता है जैसे आपने बोला कि जब चिकित्सा के चारों पाद होते हैं, यानी डॉक्टर भी आपका बढ़िया है, कंपाउंड भी बढ़िया है, मेडिसिन भी बढ़िया है, रोगी भी आपकी गुणवत्ता है, यानी जो बात उसके अंदर होनी चाहिए, सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी रोगी मर जाता है। यानी इन सब के होते हुए षोडश कला, यानी 16 कला जो बताई गई है, षोडश कला बताई गई, उनके होते हुए भी कभी कभी क्या कह दिया, या फिर कह सकते हो रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो फिर ये बताया गया कि जो व्यक्ति है, जो रोगी है, जो जितेंद्रिय नहीं है, या फिर जिसकी मृत्यु समीप आ चुकी है, या जिसके अंदर असाध्य रोग है, उसको नहीं बचाया जा सकता। फिर चाहे षोडश कला हो या कितना भी उत्तम चिकित्सक हो, उसको नहीं बचाया जा सकता। जो व्यक्ति अपनी मतलब शुरू से ही, या फिर जिसने अपने रोग को, पहले रोग साध्य था फिर उसने चिरकालीन मतलब क्रॉनिक डिसीज बना लिया, या फिर उसको असाध्य हो गया, फिर वो अगर डॉक्टर के पास आएगा उसको कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी आयुर्वेद में असाध्य रोगों की चिकित्सा का वर्णन नहीं आया। उन्होंने हमें, हमारे आचार्य ने हमेशा यही बोला है, मैंने आपको उससे पहले वाले लेक्चर में कल यही बताया था कि कोई भी आपके पास असाध्य रोगी आएगा तो आप उसको हायर इंस्टीट्यूट में बोल देंगे, अपने क्लिनिक में उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे। असाध्य रोगी का आपको एक तरीके से त्याग करना है। ठीक है, तो आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि हमेशा आपको साध्य रोग की चिकित्सा करनी है, असाध्य रोग का ट्रीटमेंट नहीं करना। तो मैं आपको व्याधि का सबसे पहले क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण है, किस तरीके से आप डिसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से चार्ट बनना है, पर उन सबकी डेफिनेशन, किस तरीके से क्या कैरेक्टर्स होंगे जो आप उसके अंदर रखेंगे कि ये वाली स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 से लेवर के लिए रखते हैं कि ये लेवर का क्या कहते हैं, अभी फैटी लिवर है, देन क्या कहते हैं ये फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई, देन सिरोसिस है, देन लिवर कैंसर है, देन लिवर फेलियर है। इस तरीके की कंडीशन होती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते होंगे, कुछ ना कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते होंगे। उसी तरीके से व्याधि के भी कुछ ना कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते होंगे कि उसको किधर रखना है। तो चलिए आइए, व्याधि का मैं आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। मेनली इसके अंदर अपन आज व्याधि का वर्गीकरण पढ़ेंगे। व्याधि का वर्गीकरण जैसे हम पढ़ के चुकेंगे, सो ये चैप्टर हमारा मुश्किल से 10 से 12 मिनट का रह जाएगा। तो आइए पहले जो बड़ा टॉपिक है, जो इधर की मेन आइटम है, पहले उसको खत्म कर लेते हैं पढ़ करके। आइए, जैसे ही आप लोगों ने अष्टांग हृदय में व्याधि का वर्गीकरण पढ़ा था, तो किसी को याद है कुछ व्याधियों के वर्गीकरण के बारे में? बताइए कि किसी को कुछ याद हो, तो नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। आप बता सकते हैं, गलत सही से मतलब नहीं है, आप अपना प्रयास करिए। साध्य असाध्य की तरफ से। फिर आगे, बहुत सही, साध्य साध्य सही बोल रहे हैं आप। सुख साध्य और सुख साध्य, कृष साध्य, इस तरीके का आया था। उधर याप्य और अनुक्रम आया था। चलिए आइए, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। अगर आप इतना भी प्रयास कर लेते तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए बच्चों को कुछ तो याद है, बच्चे थोड़ा बहुत तो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, आप इतना बता दिया करिए। चलिए आइए देखते हैं व्याधि। व्याधि मतलब डिसीज। अब देखिए, जो डिसीज है इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में साध्य है और दूसरे पार्ट में असाध्य है। फिर जो साध्य है, क्या कहते हैं, ये अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। सुख साध्य कृच साध्य।
ठीक है। अब जो असाध्य है ये भी अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। याप्य और प्रत्याख्य। ठीक है। अब देखिए आगे बात करें अगर इनकी, इनको थोड़ा इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। साध्य मतलब मुझे पता है, आपको भी पता होगा थोड़ा तो, कि साध्य का मतलब जो व्याधियां ठीक हो जाएं, यानी क्योर हो जाएं, यानी क्यूरेबल, क्यूरेबल। जबकि जो असाध्य है ये कैसी होती है, अनक्यूरेबल। अब देखिए जो क्योरेबल है, क्योरेबल भी दो तरीके से, एक जो आसानी से क्योर हो जाए, एक जो क्योर होने में कठिनाई करें या कह सकते हो डिफिकल्टी जनरेट करें, यानी कि इजीली क्योरेबल, इजीली क्योरेबल। या फिर दूसरी तरफ क्योर्ड विद डिफिकल्टी, क्योर्ड विद डिफिकल्टी। यहाँ पे मतलब कह सकते हो ठीक नहीं होगी, कंट्रोल रहेगी, चलती रहेगी, आप दवाइयों का सेवन करते रहोगे, व्यक्ति चलता रहेगा। इसमें डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दवाई लाइफ टाइम चलती रहती है, लेकिन जब तक दवाई लेता है मतलब तब तक ठीक रहता है। तो लिख देते हैं इसके लिए पैलिएबल, मतलब चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, कंट्रोलेबल रहेगी, कंट्रोल करके रख सकते हो आप इसको। प्रत्याख्य कह सकते हो, प्रत्याख्य यानी इसमें मृत्यु बहुत समीप है, यानी इसमें तो आप दवाई भी नहीं दोगे, यानी कह सकते हो ये तो खतरनाक लास्ट स्टेज है, दैट इज द इरेमीडिएबल। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है इसकी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले साध्य, साध्य साध्य जो ठीक हो जाए, असाध्य मतलब जो ठीक ना हो, अनक्यूरेबल हो। फिर साध्य भी दो तरीके की, सुख साध्य, कृत साध्य। आसानी से साध्य हो जाए, आसानी से क्योर हो जाए, ठीक हो जाए, सुख साध्य। कठिनाई से ठीक हो, डिफिकल्टी में ट्रीटमेंट हो रही है, अग्नि का प्रयोग कर रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, लेकिन हाँ कंप्लीटली ठीक हो जाएगी। आप गिर गए, आपका सर फट गया, दैट इज द कृत साध्य। हाँ सर्जरी होगी, तकलीफ होगी, लेकिन ठीक हो जाओगे। सुख साध्य, जुकाम हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, ठीक है, दस्त हुए, उल्टी हुई, दैट इज सुख साध्य। अब कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट चलेगा, आप ठीक हो जाओगे, दैट इज सुख साध्य, इजीली क्लियर हो गई। या पे डायबिटीज हो गई, या फिर कह सकते हो हेपेटाइटिस बी हो गया, लिवर डिसीज हो गई, किडनी डिसीज हो गई, या फिर आप कह सकते हो हाइपरटेंशन हो गया, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलेगा, लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी जब तक उस पेशेंट की आयु शेष है। यानी यहाँ पे में क्या है, जो व्यक्ति है उसकी आयु शेष रह जाती है। आयु शेष मतलब अभी इसकी कोई उम्र नहीं है, जैसे कोई बच्चा है 20 साल का, 25 साल का, उसको डायबिटीज हो गई, तो उसकी कोई उम्र नहीं है क्या कहते हैं मरने की, लेकिन जब तक वो दवाइयों का सेवन करता रहेगा, ये कह सकते हैं उसको लाइफ टाइम, जब तक उसकी आयु शेष है तब तक उसको दवाइयों का सेवन, औषधि को सेवन करते रहना है, अगर उसको चलते रहना है तो। प्रत्याख्य मतलब खत्म है कहानी, उपद्रव आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, डेथ कभी भी हो सकती है। आइए आगे देखते हैं, चार्ट को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जो सुख साध्य और कृत साध्य है, या कह सकते हैं साध्य है, ये तीन तरीके से आप इसकी चिकित्सा करोगे। यानी एक तो हो सकता है थोड़ी चिकित्सा भी काम बन जाए, एक हो सकता है चिकित्सा बहुत ज्यादा करनी पड़े, और एक हो सकता है चिकित्सा मीडियम करनी पड़े। तो ये अगेन इसके तीन विकल्प हो जाते हैं। पहला विकल्प है अल्प चिकित्सा साध्य, थोड़ी चिकित्सा करने पर ठीक हो जाए। अल्प चिकित्सा साध्य। मध्यम चिकित्सा साध्य। उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। ठीक है। यानी जो सुख साध्य, कृत साध्य है, इसके अंदर भी ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स होंगे। हो सकता है कोई व्याधि ऐसी है, थोड़ा ट्रीटमेंट करने पे सही हो जाए, उल्टी हो रही है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने पे सही हो जाए। हो सकता है कुछ में मीडियम ट्रीटमेंट करना पड़े, बुखार है, काफी लंबा टाइम हो गया, एक हफ्ता हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, थोड़ा मेहनत ज्यादा लग रही है, हाँ लेकिन ठीक हो जाएगा, मध्यम है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मतलब सर फट गया, या फिर कह सकते हो आप कोई ट्रॉमा हो गया, रोड इंजरी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है, लेकिन हाँ ठीक हो जाएगा, कृत साध्य है, लेकिन चिकित्सा आपको उत्तम करनी पड़ेगी, श्रेष्ठ करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
डेट इज अ उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य। अब याप पर प्रत्यय देखते हैं तो आप इसमें क्या कहोगे, ना विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे इसमें तो चिकित्सा का विकल्प नहीं है, असाध्य है, असाध्य के लिए कोई विकल्प बताया ही नहीं है यार। ना विकल्प हो, ठीक है। तो यहां तक हमने ये चार देखा, इनको एक एक करके अभी मैं उठाऊंगा, एक एक करके, ठीक है। पहले हमने साध्य देखा, इधर हमने असाध्य देख लिया। साध्य दो प्रकार का, सुख साध्य और कृश साध्य। फिर असाध्य भी दो प्रकार का, याप्य और प्रत्याख्य। फिर मैंने आपको विकल्प बताए, तो विकल्प तीन प्रकार के मैंने आपको यहाँ पर बताया। एक तो अल्प चिकित्सा साध्य, मध्यम चिकित्सा साध्य, उत्कृष्ट चिकित्सा साध्य, ठीक है। इधर ना विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं है ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि असाध्य साध्य दो प्रकार, फिर साध्य के दो, असाध्य के भी दो। साध्य के दो कौन कौन से, सुख साध्य, कृश साध्य। असाध्य के दो कौन कौन से, याप्य और प्रत्याख्य, ठीक है। फिर याप्य और प्रत्याख्य जब ये दोनों यहाँ पर होंगे तो यहाँ का चिकित्सा का कोई विकल्प ही नहीं है, नो विकल्प, नो ऑप्शन। जबकि सुख साध्य कृश साध्य में क्या है, तीन विकल्प माने गए हैं। कम चिकित्सा करने पर ठीक हो जाए, मध्यम मीडियम चिकित्सा करनी पड़े, उत्कृष्ट ज्यादा चिकित्सा करनी पड़े। आइए एक एक करके जानते हैं। पहले अपन बात करेंगे साध्य के बारे में, साध्य में भी अपन बात करेंगे पहले सुख साध्य के बारे में। आइए सुख साध्य, व्याधि के कैसे फीचर्स होंगे, कैसे लक्षण होंगे। हम कहेंगे कि जो व्याधि है अब सुख साध्य के अंडर आएगी। कुछ ऐसे फीचर्स होते हाँ, क्या कहते हैं ये बच्चा क्या कहते हैं यूपी का है या राजस्थान का है, या फिर डिवाइड कर देते हैं कि ये डिसीज क्रॉनिक है या फिर एक्यूट है। जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे, क्लिनिकल पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कोई भी डिसीज जो 6 महीने से ज्यादा हो जाती है उसको अपन क्रॉनिक बोल देते हैं। लिवर डिसीज हो गई, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई लिवर डिसीज है, हेपेटाइटिस है, तो अपन बोल देते हैं क्रॉनिक लिवर डिसीज। अगर कोई किडनी डिसीज है 6 महीने से ज्यादा है तो बोल देते हैं क्रॉनिक रीनल डिसीज। यानी कोई भी डिसीज अगर उसको कहते हैं बॉडी में 6 महीने से ज्यादा हो जाती है तो हम क्या बोल देते हैं, क्रॉनिक शब्द उसके आगे लग जाता है। उसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स होते होंगे जो डिसीज को सुख साध्य में रखते होंगे, कुछ ऐसे फीचर्स होते होंगे जो उसको कृश साध्य में रख देते होंगे, कुछ ऐसे फीचर्स होते होंगे जो उसको याप्य में रखते होंगे, या कुछ ऐसे फीचर्स होते होंगे जो उसको अनुक्रम में रखते होंगे। यानी इन सबके एक ना एक फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पर इनका निर्धारण होता है, क्लासिफिकेशन होता है कि इसको किस क्लास के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सुख साध्य की कि क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, तब हम बोलेंगे कि जो आपकी व्याधि है ये आपकी सुख साध्य है। चलिए जानते हैं कुछ कंडीशंस, कुछ पॉइंट्स को आपके आगे में रखना चाहूंगा। आइए आइए नंबर 1 पॉइंट, मैं बोलूंगा व्याधि सुख साध्य मतलब इजीली ट्रीटेबल है। तो इजीली ट्रीटेबल कब होगी, जब उसके हेतु यानी जिस कारण से रोग की उत्पत्ति हुई है, हेतु, जो लक्षण आ रहे हैं, और जो प्री लक्षण यानी जो प्री सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी रूप और पूर्व रूप, यानी कि पूर्व रूप और रूप कैसे हो, अल्प हो। यानी जो व्याधि है अगर उसके हेतु यानी जिस कारण वो व्याधि हुई है, आपने उन हेतु का सेवन बहुत कम किया है, अल्प किया है, और जो प्री सिम्टम्स यानी पूर्व रूप आ रहे हैं वो कम है, रूप यानी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी कम है, तो व्याधि सुख साध्य होगी। पहला करेक्टर। दूसरा, नेक्स्ट वन, कह सकते हो जो दोष और दूष्य है वो सामान्य गुण वाले नहीं होने चाहिए। दोष दूष्य समान ना हो, मतलब
जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, मैंने बोला अगर दोष कफ है, कफ, कफ आपको पता है कफ का आश्रय क्या होता है, रस होता है, ठीक है। लेकिन जो दूष्य है यानी जो दूषित हो रहा है वो अगर रक्त है तो कह सकते हो जो व्याधि कैसी होगी, सुख साध्य। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दोष और दूष्य है ये कैसे हैं, असमान। कैसे हैं, असमान। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर अगर दोष, मैंने यहाँ पर पित्त पित्त ले लिया कफ की जगह, और दूष्य रक्त ले लिया, तो व्याधि कैसी हो जाएगी, क्रस्तात्। या और अपर स्टेज में भी जा सकती है, यानी सुख साध्य नहीं होगी कुल मिला के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोष और दूसरे कैसे हो गए, समान। जो पित्त है और जो रक्त है इनके बीच में आश्रय आश्रय भाव है, यानी आपका पित्त रक्त के अंदर ऑलरेडी रहता है, यानी आपका पित्त रक्त के अंदर ऑलरेडी रहता है, रक्त के अंदर ऑलरेडी पित्त की प्रधानता रहती है, और पित्त और विकृत हो गया। और पित्त कहाँ विकृत हो गया, रक्त में ही विकृत हो गया। यानी कह सकते हो, क्या कहते हैं कि बेसिकली क्या कहते हैं, एक इलाका ऐसा है वहां पर कुछ लोग ऑलरेडी डोमिनेंट है, और वहीं पर आपने जाकर जो लोग डोमिनेंट है जिनकी पावर ज्यादा है उनको परेशान कर दिया, तो क्या होगा फिर वहां पर स्थिति, आप जान के सोच कर देखिए। जैसे आप लोग कहते हैं अगर पाकिस्तान में गए और वहां जाकर के पाकिस्तानियों से लड़ाई करके आ गए, तो जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मतलब वहां पे उनकी सुपीरियरिटी है, वहां पे जो पाकिस्तानी है वहां पे लोग सुपीरियर में है, वहां पे जो पाकिस्तानी की बात चलती है, आपने पाकिस्तान में जाके घर में जाके दिक्कत क्रिएट कर दी, तो वहां पे आपका दिक्कत हो जाएगी, मतलब वहां पे आपके लिए सर्वाइवल के चांस कम हो जाएंगे, कह सकते हैं। अगर ये चांस इंडिया में होगा, तो इंडिया आपको पता है कि इंडिया आपका एरिया है, या कहते हो इंडिया में कहते हैं हम इंडियंस, हमारी इंडियन आर्मी ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप दुश्मन के घर में जाकर कुछ कंडीशन करेंगे, तो वहां पे आपके लिए जो कंडीशन वो क्रिटिकल होगी होगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर दोष और दूष्य अगर समान है, जैसे पित्त और रक्त, इनके बीच में आश्चर्य आश्चर्य भाव है, यानी जो पित्त है वो रक्त के अंदर रहता है, जब पित्त रक्त के अंदर रहता है, और पित्तज विकार हुए किसमें हुए, रक्त में ही हुए, तो क्या हुआ, यानी आपने घर में जाकर एक दूसरे को परेशान कर दिया, जिसका घर था, यानी क्या कहते हैं, कह सकते हो नदी में, क्या कहते हैं यहाँ कह सकते हो जंगल में अपने शेर से वेल ले ली, या नदी मगरमच्छ से वेल ले ली, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात जहां तक है। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं अगला। अगला पॉइंट है कि क्या कहते हैं जो रोग है, और क्या कहते हैं रोग, और दूसरा रोगी की प्रकृति सेम ना हो। सेम ऊपर वाले पॉइंट की तरह है, रोगी की प्रकृति समान ना हो, मतलब एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं जो रोग है वो कैसा है, वातज, रोग कैसा है, वातज, और रोगी की प्रकृति कैसी है, रोगी प्रकृति वो भी वातज है, अगर तो रोग कैसा होगा, सुख साधन नहीं होगा, ठीक है, सुख साधन नहीं होगा। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने बोला रोग कैसा है, कफज, रोग है कफज। किसी का माइक ऑन, माइक ऑफ कर लीजिए। और रोगी की प्रकृति कैसी है, वातज, रोग कैसा होगा, सुख साधन, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो अब तक क्या पॉइंट देखते चल रहे हैं हम, दोस्त दूसरे ना समान ना हो, रोग और रोगी प्रकृति समान ना हो, रोग है और तो रोग जिस काल में रोग हो रहा है वो रोग का प्रकोपित काल ना हो। जैसे मैंने बोला शरद में पित्तज विकार ना हो, क्योंकि शरद ऑलरेडी पित्त का काल है। वसंत में कफ का कफज विकार ना हो, क्यों? क्योंकि वसंत में ऑलरेडी कफ का प्रकोप होता है, और उसमें कफज विकार हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा व्याधि के लिए। आइए और देखते हैं पॉइंट। मूल दोष के बिगड़ने का समय ना हो, अर्थात एग्जाम्पल,
ऋतु आपकी चल रही है शरद। और रोग हो गया पित्तज, तो इस सुख साध्य नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है। अगला पॉइंट देखते हैं। जो रोग है, रोग वो चिकित्सा करने में कोई कठिनाई या कोई बाधा उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो जो देश है, देश जो देश है, देश भी समान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आनुप देश है, अगर आनुप देश में कफज विकार होगा तो दिक्कत ज्यादा आएगी। यानी देश के समान रोग ना हो, देश दोष के समान ना हो, या दोष देश के समान ना हो, बात एक ही है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे होंगे। दूसरा, चिकित्सा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और देखें तो कह सकते हो जो रोग है, जो डिसीज है, उसका जो क्या कहते हैं मूवमेंट हो, वो किसी एक डायरेक्शन में हो। ये नहीं कि रोग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, या रोग के जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं ऊपर भी है नीचे भी नहीं। रोग के जो कॉम्प्लिकेशन है किसी एक साइड हो, यानी कह सकते हो रोग एक गति वाला हो। रोग एक गति वाला। इसके अलावा और देखिए, उपद्रव ना हो रोग, उपद्रव रहित हो। और इसके अलावा जो व्यक्ति है, जो रोगी है, रोगी कमजोर ना हो, अर्थात रोगी सभी औषधियों को सेवन करने के योग्य हो। ये नहीं कि हमने उसको बंदा तक दे दिया, कोई भी पोषण औषधि दे दी, उसकी टाइफाइड हो जाए, रोगी वृद्ध है, कमजोर है, ठीक है, या क्षय हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोगी का शरीर इतना मजबूत होना चाहिए, या कह सकते हो रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधि को सहने के योग्य हो। तो रोगी का शरीर औषधि सेवन हेतु सामर्थ्य हो, औषधि सेवन कर सके। उसके अलावा लास्ट पॉइंट, चिकित्सा के चतुष्पाद हो। चिकित्सा के चतुष्पाद कैसे हो? षोडश कला युक्त हो। चिकित्सा चतुष्पाद षोडश कला युक्त। ठीक है, तो हमने ये थोड़े फीचर्स ऑफ सुख साध्य डिसीज, क्या क्या फीचर्स हैं, इतना इजी मैंने आपके लिए कर दिया जिससे आप लोगों को समस्या नहीं आनी चाहिए क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैंने आपको बताया सुख साध्य के लक्षण कि जो हेतु हो, यानी जो कारण है जिससे से रोग हो रहा है, पूर्व जो प्री सिम्टम्स है, जो रोग जो सिम्टम्स है वो कम होने चाहिए, दोष और दूसरे समान नहीं होना चाहिए, रोग और रोगी की प्रकृति समान नहीं हुई है, नहीं कि पित्तज प्रकृति का व्यक्ति को पित्त विकारी हो गया, या कफज प्रकृति का व्यक्ति को कफज विकार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया मूल दोष के बिगड़ने का समय नहीं हो, यानी पित्तज है, जो पित्त का काल है, यानी शरद ऋतु है, पित्त का काल है, उसमें पित्तज विकार हो गया तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देश और दोष समान ना हो, यानी आम देश में कफज विकार होगा दिक्कत ज्यादा है, ठीक है, जांगल देश में वातज विकार होगा दिक्कत ज्यादा है, तो देश भी ऐसा प्रकृति में बाधा उत्पन्न ना करे। चिकित्सा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। रोग का मूवमेंट एक तरफ हो, ये नहीं कि रोग ऊपर भी मूवमेंट कर रहा है नीचे मूवमेंट कर रहा है, दोष ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपद्रव रहित तो उपद्रव उसके अंदर नहीं होने चाहिए। रोगी का जो शरीर है मजबूत होना चाहिए, मतलब मजबूत से तात्पर्य ये कोई बॉडी बिल्डर नहीं, मजबूत से तात्पर्य ये कि हम जो भी औषधि इसको दें या जो भी दवाइयों का सेवन को कराएं वो सेवन को सह सके, उसके योग्य हो। फिर चिकित्सा के चतुष्पाद सारे होने चाहिए, ये नहीं कि कंपाउंडर कमजोर है, डॉक्टर कमजोर है, कोई भी कमजोर नहीं होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि रोग सुखसाध्य है, मतलब रोग इजिली क्योर हो जाएगा। आइए, अभी तो हमने बस एक पड़ाव पार करा है 1/4। आइए देखते हैं कृत साध्य के रक्षक। कृत साध्य के लक्षण, चलिए कृत साध्य। देखिए, नंबर 1 था सुख साध्य, नंबर 2 कृत साध्य।
आइए कृत साध्य रोग के बारे में जान लेते हैं। किस रोग को आप बोलेंगे कि कृत साध्य है? जैसे ऊपर मैंने क्या बोला था, आइए पहला फीचर देखते हैं। ऊपर का पहला फीचर था, उधर था हेतु, पूर्व रूप और रूप। कैसा होना चाहिए ऊपर सुख साध्य के लिए? बताइए, सुख साध्य के लिए हेतु, पूर्व रूप और रूप कैसे थे वहां अल्प। पर? अल्प थे। इसमें कैसे होंगे? इसमें मध्यम होंगे। कैसे होंगे इसमें? मध्यम। हेतु, पूर्व रूप और रूप मध्यम। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं कि जो प्रकृति है या फिर दोष है या फिर दूष्य है, इनमें से किसी की समानता ना हो, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी की समानता मिल जाएगी। हो सकता है रोग, क्या कहते हैं, जैसे पित्तज रोग है और शरद ऋतु में हो गया, या फिर हो सकता है कोई एक समानता का मतलब जो क्या कहते हैं रक्त क्या कहते हैं पित्तज विकार है, रक्त धातु में हो गया। ठीक है, कोई ना कोई एक समानता मिल जाएगी, या कह सकते हो ऋतु और दोष, दूष्य और दोष, इसके अलावा प्रकृति और दोष। इनमें क्या होगा, किसी एक की समानता मिल जाएगी। किसी एक की समानता। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बताइए, यहाँ तक कुछ समस्या समझ पा रहे हैं ना? किसी एक की समानता, ये वाला पॉइंट क्लियर है आप लोग? मुझे बताइए कि ऋतु और दोष में, या दोष और दोष में, या प्रकृति और दोष में किसी एक की समानता मिल जाएगी। हो सकता है ऋतु और दोष एक से मिल जाए, यानी कि क्या कहते हैं शरद में पित्तज विकार हो जाए। दोष और दूष से एक से मिल जाए। दूष मतलब जो धातु है, जैसे कह सकते हो अगर अस्थि धातु है, दोष कौन है? वात। तो वात और क्या कहते हैं, आपको पता है अस्थि का आश्रय आश्रय भाव होता है। अगर वात प्रकोपित होगा किस में जाकर के? अस्थि में जाकर के, तो रोग ग्रस्त की तरफ बढ़ जाएगा। प्रकृति और दोष मिल जाए, प्रकृति और दोष मिल जाए मतलब आप कह रहे हो कि प्रकृति वातज है और वातज ही रोग हो गया, तो ये भी एक तरीके से मिलान हो जाएगा। यानी इन तीन में से कोई भी एक फैक्टर सिमिलर मिल सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नंबर 3, जो रोगी है, जो रोगी, या तो बच्चा हो, या बूढ़ा हो, वृद्ध हो, या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, गर्भवती हो। ठीक है, तो आपका रोग कैसा हो जाए? ग्रस्त हो जाए। बच्चे डर जाते हैं, बच्चों में तकलीफ ज्यादा होती है सर्जरी करने में, कोई भी ऐसा कर्म करने में। बूढ़ों में, बूढ़े कमजोर हो जाते हैं, बच्चे भी कमजोर होते हैं, गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ सकते हैं। दूसरा, अगला पॉइंट, रोगी में उपद्रव आए। रोगी में उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन आने लग गए, लेकिन उपद्रव कैसे हो? कम आए। उपद्रव आए कैसे आएंगे? अल्प आएंगे, कम आएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ऐसा रोग, ऐसा रोग जिसमें अग्निकर्म, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हेतु पूर्व रूप कैसे आएंगे? मध्यम आएंगे। ऋतु दोष या दोष या प्रकृति दोष में से किसी एक की सिमिलरिटी मिल जाएगी, समानता मिल जाएगी। रोगी बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, या गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी होगी। रोगी में जो उपद्रव आएंगे, कॉम्प्लिकेशन आएंगे, आएंगे, प्रेजेंट होंगे, लेकिन कम होंगे कंपेरिजन में। उसके अलावा जो रोग होगा इसमें अग्निकर्म की, कह सकते हो जब आप सर्जरी कर रहे हो, शस्त्र कर्म की, या कह सकते हो क्षार कर्म की, एल्कलाइन एल्कलाइन मीडियम की, इनकी किसी जरूरत पड़ रही है। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पर आप एक तरीके से ऑपरेशन का, सर्जिकल मेथड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? क्रश साध्य हो जाएगा, थोड़ी पेशेंट को तकलीफ होगी। ठीक है, इसके अलावा थोड़े करेक्टर और रह गए हैं, तो कह सकते हो
रोग पुराना हो जाए, यानी क्रॉनिक कंडीशन, रोग पुराना हो, ठीक है। या आप कह सकते हो जो रोग है वो एक दोष से ना होकर के एक से अधिक दोष द्वारा हुआ हो। रोग द्वि दोषज हो, द्वि दोषज, यानी कह सकते हो अगर जो व्याधि हो रही है उसमें दो दोष का इन्वॉल्वमेंट, जैसे जो सुख साध्य था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक दोष का इन्वॉल्वमेंट था, इसके अंदर क्या हो रही है, दो दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, आपका जो दोष है ये कह सकते हो किसी कोष्ठ में हो जाए या मर्म में हो जाए या संधिगत हो जाए, यानी रोग आपका कोष्ठ में हो या फिर कह सकते हो अस्थि, मर्म, संधिगत हो, ठीक है। कितना इजी है, कितनी इजी सी बात है, छोटी मोटी बात है, तो ये भी बात हमारी पूरी हो गई। आइए नंबर 3, नंबर 3 कौन सा आ जाएगा, बताइए आप लोग, नंबर 3 कौन सा आएगा, बताइए नंबर 3। याप पे, याप पे रोगों के लक्षण, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, बताइए आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, कुछ पल्ले पड़ रहा है आप लोगों के, बताइए कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, बताओ यार, बोल क्यों नहीं रहे सर आप। सुख साध्य का लास्ट पॉइंट नहीं समझा। अच्छा तो आप बोल क्यों नहीं रहे, इंतजार ऐसा आप लोग या तो डरते हो या शर्माते हो या पता नहीं क्यों नहीं पूछते, इतना हेजिटेट क्यों करते हो। बल्कि आप लोग तो पुराने स्टूडेंट हो, जो लोग पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, कहते हैं कि आप तो पूछोगे तो मुझे अच्छे लगेगा कि आप लोग कम से पूछ तो रहे हो, चुप बैठने से अच्छा ये पूछ लो। उस दिन मैंने आपको समझाया था कि हमेशा प्रेफर करा करो कि पूछ लो, अपनी बात रख लो, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले इस पॉइंट को। इसका लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है चिकित्सा चतुष्पाद षोडश कला युक्त हो, मतलब चिकित्सा षोडश कला युक्त का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था षोडश कला मतलब, षोडश कला आप कह सकते हैं जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा के लिए बोला जाता है कि चंद्रमा में जो 16 कला है उसका कंपोजिशन किया जाता है। यानी कि चिकित्सा है, चिकित्सा के 4 पद होते हैं, एक डॉक्टर होता है, एक द्रव्य औषध होता है, तीसरा कंपाउंडर होता है, चौथा मरीज होता है। जब ये 4 चीजें हैं, इन चारों के अपने 4 क्वालिटीज है। जब 4 है, चारों की 4 क्वालिटीज, 4 into 4 टोटल 16 क्वालिटीज होनी चाहिए, 16 क्वालिटीज होनी चाहिए। आगे जाके मैं आपको कला का मतलब बताऊंगा, कला का मतलब होता है गुण, कला का मतलब क्या होता है, गुण। तो षोडश कला का मतलब षोडश गुण, षोडश गुण मतलब 16 क्वालिटीज। तो यानी जो चिकित्सा है इसके अंदर आपको 16 क्वालिटीज होनी चाहिए। जो 4 आपको वैद्य की बताएंगे वो 4 वैद्य की क्वालिटीज, जो 4 आपको मरीज की बताएगी मरीज की क्वालिटी, 4 परिचारक की बताएगी 4 क्वालिटी, 4 दवाई की बताएगी 4 क्वालिटी। इस तरीके से आपको 16 क्वालिटीज अगर मिल रही है, यानी कह सकते हो आपको डॉक्टर एकदम टॉप क्लास है, आपका मरीज टॉप क्लास, सारी चीज आपकी अच्छी है, तो क्यों नहीं आपकी चिकित्सा आसानी से हो जाएगी। क्लियर है गायत्री, चतुष्पाद षोडश कला युक्त होना चाहिए, यही पॉइंट आप पूछ रही थी, यस सर समझ गया। ठीक है। चलिए अब बात कर रहे थे याप रोग की, याप रोग के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए याप रोग होता है, मैंने बताया था इसमें क्या होता है, आयु शेष रह जाती है, तो आयु के शेष रहने के कारण, आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार का सेवन करने से, जिसकी आयु शेष क्या करता है, पथ्य आहार विहार सेवन, पथ्य आहार विहार का सेवन, जब वो पथ्य आहार विहार का सेवन करता है तो क्या होता है, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे उसको अगर अच्छा लगा, ठीक है, थोड़ा अगर अच्छा लगा और उसने क्या करा, दोबारा से अपत्य का सेवन कर लिया, तो क्या होता है, उसका रोग भयानक रूप में भर जाता है। इफ
अपत्य सेवन स्टार्टेड। रोग again takes critical position। यानी रोग कैसा हो गया? भयंकर। रोग कैसा हो गया? भयंकर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे रोग में आयु शेष थी, उसने पत्याहार का सेवन करता रहा, अच्छा लगा, लेकिन उसने अपत्य का सेवन करा, उसने सोचा मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं अपत्य का सेवन कर लेता हूँ तो क्या होगा? रोग भयंकर हो जाएगा। और क्या होगा? गंभीर भयंकर होकर के सर्व धातु सम्मता, यानी सारी धातुओं में सर्व धातुगत आश्रय बना लेगा, यानी सारी धातुओं में अपना स्थान बना लेगा, सारी धातु को अपने कब्जे में ले लेगा, सर्व धातु में अपना आश्रय बना लेगा। मतलब ऑल धातु पॉल्यूटेड। ठीक है, ऑल धातु पॉल्यूटेड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप कह सकते हो क्या कहते हैं, रोग है, बार बार आएगा, बार बार इसके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बार बार इसके उपद्रव आएंगे, और क्या होगा? क्रॉनिक रहेगा ये हमेशा, और कभी भी क्या होगा? नहीं ठीक होगा। यानी कह सकते हो कंट्रोलेबल बट नॉट ट्रीटेबल। ठीक है, तो ये हमारा याद हो गया। आइए नंबर 4 की तरफ। प्रत्याख्य। प्रत्याख्य रोग के लक्षण। देखिए प्रत्याख्य रोग के लक्षण तो क्या कह रहा है प्रत्याख्य के बारे में? आइए सिम्टम्स को, कैरेक्टर्स को जानते हैं। पहला वही कहेगा सेम बात, या असाध्य ठीक नहीं होता, यानी क्या है? रोग गंभीर है। रोग कैसा है? यहाँ पर गंभीर है। रोग गंभीर हो, गंभीर से क्या तात्पर्य है? सीरियस हो। सीरियस का क्या मतलब है? सीरियस का मतलब रस आदि धातुओं में चला गया हो, रस आदि धातु को पॉल्यूट कर दिया हो, रस आदि धातुओं में आश्रित हो गया हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको सुख साध्य में बताया था, रोग कैसा होता है? एक दोषज होता है। कृत साध्य में रोग कैसा होता है? द्वय दोषज होता है। प्रत्याख्य में रोग कैसा होगा? त्रिदोषज होगा। रोग कैसा होगा? त्रिदोषज। त्रिदोषज। ठीक है, रोग त्रिदोषज होगा। इसके अलावा आप कहोगे कि अगर आप उसमें पूरे पोटेंसी से पूरी जी जान लगा के ट्रीटमेंट कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो कह सकती हैं इफ treated with full efficacy, no result after that, no result of improvement will be seen। ठीक है, यानी जी जान क्या कहते हैं, जी जान लगाने के बाद भी आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो रोग होगा इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होंगे, तो कह सकते हैं रोग में अनेक उपद्रव का होना। ठीक है, उपद्रव मतलब क्या, मैंने बताया था आपको, कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, और देखें जो रोग होगा, रोग रोग कैसा होगा? मजबूत। रोग कैसा होगा? प्रबल, शक्तिशाली। जबकि जो पुरुष होगा, पुरुष जिसको रोग हुआ है,
ये कह सकते हो रोगी। रोगी कैसा हुआ? दुर्बल, कमजोर। रोगी कमजोर है, रोग ताकतवर है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं रोग भारी पड़ रहा है, रोगी दबा जा रहा है उसके वजन तले। अगला देखते हैं फीचर, बार बार रोगी को बेचैनी होगी, अरती। अरती बोला गया, अरती, अरती बेचैनी। कभी एकदम एक्साइट हो जाएगा, उत्सुकता हो जाएगी, उत्सुकता। मोह, मोह डेवलप हो जाएगा, उसकी इंद्रियां प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी, इंद्रियों का विनाश। ठीक है, इसके अलावा जो रोग है तिर्यक गति करेगा, या रोग सभी मार्गों में गति करेगा, सभी मार्गों में, ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, या कहते हैं रैंडम मूवमेंट भी कर रहा है, रोग सभी मार्गों में गति करेगा। मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, देखिए ये एक तरीके से मैंने कोशिश करी आपको चारों की बातों समझाने की। आइए मैं एक बार चारों बातें रिपीट कर देता हूँ, चारों बातें दोबारा से बता देता हूँ मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले मैंने आपको व्याधि के वर्गीकरण बताया। तो व्याधि की वर्गीकरण मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज किस तरीके से किया गया, मैंने बताया पहला साध्य है, ठीक है, और दूसरा असाध्य है। जो साध्य है इसके भी दो हैं, सुख साध्य और कृतसाध्य। और जो असाध्य है इसके भी दो हैं, याप्य और प्रत्याख्य। जो सुख साध्य कृत साध्य इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो ये तीन कैटेगरी में चला जाता है। अल्प चिकित्सा से भी ठीक हो जाता है कभी कभी, कभी कभी थोड़ी चिकित्सा ज्यादा करनी पड़ती है, मध्यम चिकित्सा, और कभी कभी एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ता है, दैट इज उत्कृष्ट चिकित्सा। ठीक है, अब याप पर प्रत्याख्य के लिए क्या बोला गया है? ना विकल्प हो, कोई विकल्प ही नहीं है इसके लिए, तो ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सुख साध्य के लक्षण की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसके हेतु पूर्व रूप और रूप कैसे हो, अल्प हो, कम हो, जिसके दोष और दूष्य समान ना हो, नाशक को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, जिसकी रोग और रोगी प्रकृति समान ना हो, ठीक है भैया बता दिए एग्जाम्पल से, जिसके मल जो मूल दोष है, कह सकते पित्तज है, पित्त के बिगड़ने का समय ना हो, यानी शरद ऋतु ना हो, कफ के बिगड़ने का समय ना हो, यानी बसंत ऋतु ना हो, ठीक है, कह सकते हो देश दोष के समान ना हो। फिर कह रहा है चिकित्सा करने में कठिनाई ना हो, रोग एक गति करने वाला ना हो। रोग एक गति करे मतलब ये नहीं कि हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रोग की गति कैसी होनी चाहिए? एक गति, ठीक है। फिर क्या हो? उपद्रव नहीं होना चाहिए, उपद्रव रहित होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए, रोगी का शरीर औसत सेवन कर सके। चिकित्सा चतुष्पद कैसा हो? षोडश कला युक्त हो, ठीक है, षोडश कला। अब कृष्ण साध्य की बात करें तो हेतु पूर्व रूप कैसे? मध्यम है। ऋतु और दोष इनमें से किसी एक की समानता, किसी एक की समानता हो। रोगी बालक हो, वृद्ध हो, या गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट हो। रोगी में उपद्रव हो, कैसे हो? लेकिन कम हो, ठीक है। रोग में या तो क्या कहते हैं अग्निकर्म करना पड़े, या शस्त्र कर्म करना पड़े, या फिर शस्त्र की जगह, ठीक है, शस्त्र कर्म भी लिखा देंगे, बेटर है। और इसके अलावा या फिर क्षार कर्म आपको करना पड़े, ठीक है। रोग कैसा हो? पुराना हो। इसके अलावा द्विदोषज हो, ठीक है। रोग या तो कोष्ठ में हो, या अस्थि में हो, मर्म में हो, या संधिगत हो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा याप रोगों की बात करी, मैंने बताया आयु क्या रह जाती है? शेष। शेषत्वम आयुष हो, यानी आयु के शेष रहने के कारण, पत्ते आहार के सेवन करने के कारण उसको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कहते हैं अपत्य का सेवन कर ले, किसका? अपत्य का, तो क्या होगा? रोग भयंकर हो जाएगा। जब रोग भयंकर हो जाएगा तो क्या होगा? सर्वधातु, सर्वधातु अपना आश्रय बना लेगा, और हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल कर सकते हो, ट्रीट नहीं कर सकते इस व्याधि को। प्रत्यक्ष की बात करें, रोग कैसा है? गंभीर हो चुका है, सभी धातुओं में आश्रित हो चुका है। इसके अलावा रोग कैसा है? त्रिदोषज है। इसके अलावा बात करें, अगर हम पूरी ताकत से भी लगा दें, जी जान लगा दें, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लें, लेकिन फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, नो रिजल्ट। रोग में उपद्रव कैसे होंगे? अनेक, बहुत ज्यादा उपद्रव होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। रोग कैसा है? यहाँ पे ताकतवर है, जबकि रोगी कैसा हो जाए? कमजोर हो जाएगा। जो रोगी है उसको बार बार अर्थी, यानी बेचैनी कह सकते हो आप, रोगी को बार बार अर्थी हो जाएगी। उसके अलावा
उत्सुकता एक्साइटमेंट भी आएगी, मोह भी डेवलप होगा और इंद्रियों का विनाश भी हो जाएगा। बात करें जो रोग है सभी मार्गों में अपनी गति करेगा। तो देखिए यहाँ तक हमने एक तरीके से मैंने आपको ब्रीफ आइडिया आज के लेक्चर में दिया। अब आइए चैट सेक्शन, मुझे बताइए लेक्चर कितना समझ में आया। अगर ये बात सारी समझ में आ गई है तो चैप्टर अब ज्यादा देर का नहीं बचा है, लेकिन आइए इससे पहले चैट सेक्शन में बात करते हैं आप लोगों से। तो बताइए मुझे यहाँ तक की कुछ समस्या क्लियर है सब बच्चों को? यस और नो बताइए सब बच्चे। अनुराग, आशीष, अभिषेक, गायत्री, प्रियम, रोशनी, साक्षी, श्रद्धा, वर्षा, जिशान, साक्षी और जो भी लोग बच गए सब बताइए मुझे, क्या बात क्लियर है? जी सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप खुले मन से पूछ लीजिए। अभी किताब पढ़ाना बाकी है। अभी सिर्फ मैंने ये अपनी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट समझ लो आपने, मतलब इतनी से लिखकर मैंने आपको समझा दिया, याद कराने की कोशिश कर ली। अब मैं आपको किताब से पढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताइए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो लाइन क्लियर है, रेड ग्रीन सिग्नल है यहाँ तक, तो बताइए कोई समस्या? ये अनुराग कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं सर। ठीक है, तो फिर अब मुझे आप ये बताइए कि आज अपन इतना ही रखें कि आगे पढ़ लें, खत्म कर दें चैप्टर को? बताइए आप लोग, अब आप पे डिपेंड Yes, करता है sir. खत्म कर दें या इतना ही रखें। खत्म कर देते हैं। खत्म कर दें, चलिए ठीक।